लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय ट्रंप इज हाइडिंग द ट्रुथ अबाउट द वॉर इन ईरान। इसमें यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर सच छिपा रहे हैं और लगातार गलत दावे कर रहे हैं, जिससे हालात और खतरनाक बनते जा रहे हैं। संपादकीय कहता है कि ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत से ही विरोधाभासी और भ्रामक बयान दिए। कभी कहा कि ईरान बातचीत को तैयार है, कभी दावा किया कि उसकी सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है। लेख के मुताबिक ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि युद्ध जैसे गंभीर मुद्दे पर सच्चाई से दूर जाना है, जो देश और दुनिया दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेख ये भी समझाता है कि युद्ध के समय झूठ बोलना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ जनता गुमराह होती है, बल्कि सेना और सरकार के भीतर भी गलत फैसले लिए जा सकते हैं। इतिहास का हवाला देते हुए वियतनाम वॉर और इराक वॉर का उदाहरण दिया गया है, जहां गलत सूचनाओं और झूठे दावों ने लंबे और महंगे संघर्ष को जन्म दिया। संपादकीय ये भी बताता है कि ट्रंप ने युद्ध के कारणों को भी स्पष्ट और ईमानदारी से पेश नहीं किया। कभी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म बताना और उसी को युद्ध की वजह बताना, ये विरोधाभास उनकी रणनीति की कमजोरी को दिखाते हैं। साथ ही उन्होंने उन लोगों और मीडिया को भी निशाना बनाया जो उनके दावों पर सवाल उठाते हैं। अंत में लेख साफ कहता है कि युद्ध जैसे फैसले पूरी सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ लिए जाने चाहिए, क्योंकि इसका असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। कुल मिलाकर ये संपादकीय चेतावनी देता है, अगर नेता युद्ध के बारे में सच नहीं बोलते तो न सिर्फ युद्ध हारने का खतरा बढ़ता है, बल्कि लोकतंत्र और जनता का भरोसा भी कमजोर हो जाता है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख ईरान टुडे अफ्रीका टुमारो, इसमें एक बड़ी चेतावनी दी गई है कि आज जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है, वही कल अफ्रीका के देशों के साथ भी हो सकता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संप्रभुता की अनदेखी जारी रही। लेख कहता है, अमेरिका और इजराइल के हमलों में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, और ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है, जहां ताकतवर देश अपनी सैन्य ताकत के दम पर दूसरे देशों में दखल देते हैं। लेखक इसे इंपीरियलिज्म यानी दबदबे की राजनीति से जोड़ता है, जिसका असर पहले गाजा, लेबनान और अब ईरान में दिख रहा है। लेख का तर्क है, इस संघर्ष का असर अफ्रीका पर भी पड़ता है, खासतौर पर तेल की कीमतों के जरिए, जिससे महंगाई और आर्थिक संकट बढ़ सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि अगर यूनाइटेड नेशंस के नियम, जैसे किसी देश पर हमला सिर्फ आत्मरक्षा या सुरक्षा परिषद की मंजूरी से ही हो, कमजोर पड़ते हैं, तो दुनिया फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले दौर में लौट सकती है। लेख इतिहास के उदाहरण देता है, जैसे लीबिया इंटरवेंशन, जहां बाहरी हस्तक्षेप के बाद देश आज तक अस्थिर है, या पैट्रिक लुमुम्बा, जहां विदेशी ताकतों की भूमिका बताई जाती है। इन उदाहरणों के जरिए लेखक कहना चाहता है कि बाहरी दखल अक्सर देशों को और कमजोर और अस्थिर बना देता है। अंत में लेख साफ संदेश देता है कि अफ्रीकी देशों को इस मामले में चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि एकजुट होकर ऐसे हमलों का विरोध करना चाहिए और संप्रभुता के सिद्धांत की रक्षा करनी चाहिए। कुल मिलाकर लेख कहता है, अगर आज ईरान के मामले में अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नजरअंदाज किया गया, तो कल यही खतरा दुनिया के दूसरे हिस्सों, खासतौर पर अफ्रीका पर भी मंडरा सकता है। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया पर दागी मिसाइलें, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती। इसमें समझाया गया है कि मध्य पूर्व का युद्ध अब सिर्फ उसी इलाके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका असर हिंद महासागर तक दिखने लगा है, जो भारत के लिए एक नई रणनीतिक चिंता पैदा करता है। लेख के मुताबिक डिएगो गार्सिया पर ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलें भले ही लक्ष्य तक नहीं पहुंची, लेकिन ये घटना अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि जंग का दायरा बढ़ सकता है,
ये वही सैन्य अड्डा है जिसका इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम लंबे समय से रणनीतिक अभियानों के लिए करते रहे हैं। ऐसे में ईरान का यहां तक निशाना साधना भले सफल ना हो, लेकिन उसकी मंशा और क्षमता दोनों पर सवाल खड़े करता है। लेख आगे बताता है कि इस घटनाक्रम से भारत की हिंद प्रशांत रणनीति पर सीधा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर इस तरह के हमले बढ़ते हैं तो समुद्री रास्तों की सुरक्षा, जहाजों की आवाजाही और ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा बढ़ जाएगा, जो भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। इसके अलावा ये भी साफ होता है कि भारत की सैन्य पहुंच और क्षमता हर क्षेत्र में सीमित है, जिससे संकट की स्थिति में उसे अमेरिका जैसे साझेदारों पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है। कुल मिलाकर लेख ये कहता है कि ये सिर्फ एक असफल मिसाइल हमला नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर जंग और फैली तो उसका असर सीधे भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर पड़ेगा। द वायर में प्रकाशित लेख साहित्य का शहरों से संबंध सीधा साधा नहीं रहा है। इसमें वरिष्ठ लेखक और साहित्यकार अशोक वाजपेयी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि शहर और साहित्य का रिश्ता हमेशा जटिल रहा है, लेकिन आज के दौर में रिश्ता और कमजोर होता दिख रहा है। लेख कहता है कि कभी शहर साहित्य और संस्कृति के केंद्र हुआ करते थे, चाहे वो बनारस, इलाहाबाद या दिल्ली जैसे शहर हों, जहां से बड़े बड़े लेखक और विचार निकले। लेकिन आज वही शहर अपनी सांस्कृतिक पहचान खोते जा रहे हैं और साहित्य से उनका जुड़ाव कम होता जा रहा है। लेख का मूल तर्क ये है कि हिंदी अंचल के शहरों में एक तरह की सांस्कृतिक गरीबी बढ़ रही है। विकास के नाम पर सड़कों, इमारतों और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं पर जोर है, लेकिन पुस्तकालय, कला केंद्र और सांस्कृतिक गतिविधियों को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है। नतीजा ये है कि शहरों में अभद्रता, हिंसा और असहिष्णुता बढ़ रही है और समाज में संवेदनशीलता घटती जा रही है। लेखक ये भी कहते हैं कि शहर अपने लेखकों को याद नहीं रखते, सम्मान नहीं देते, जबकि दूसरी भाषाओं के शहर अपने साहित्यकारों की स्मृति को संजो कर रखते हैं। लेख आगे एक गंभीर चिंता उठाता है कि यह सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक गिरावट का संकेत है। शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है, विश्वविद्यालयों का स्तर गिर रहा है और समाज में ज्ञान की बजाय अज्ञान को बढ़ावा मिल रहा है। इसमें सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि मध्य वर्ग की सोच और रवैया भी जिम्मेदार बताया गया है, जो साहित्य की उदार और सवाल उठाने वाली परंपरा से दूर होता जा रहा है। आखिर में लेख कई सवाल छोड़ता है। क्या लेखक और बुद्धिजीवी इस गिरावट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? क्या साहित्य समाज के इस पतन को दर्ज कर पा रहा है? और क्या हिंदी साहित्य अपने ही समाज के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखा रहा है? कुल मिलाकर ये लेख ये कहना चाहता है कि अगर शहरों में संस्कृति और साहित्य को जगह नहीं मिलेगी तो सिर्फ विकास से समाज बेहतर नहीं बन सकता। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.